हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डियर पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय जितने भी नियम हैं, क्या संभावनाएं हैं दिसंबर में वर्ग एक पात्रता परीक्षा के होने की, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। हम एक एक करके आज सारे सवालों का जवाब जानेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें नियमों को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स उनके दिमाग में हैं। तो आज हम एक एक करके सारे जो कंफ्यूजन्स हैं, सारे जो सवाल हैं, वो सारे हम आज वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ग एक पात्रता परीक्षा की जो हम बात करते हैं, वो जो पद है वो है उच्च माध्यमिक शिक्षक का। और आप समझिए कि मध्य प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट और ट्राइबल डिपार्टमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किया जाने वाला सबसे बड़ा पद है, जिसकी जो श्रेणी है वो सेकेंड क्लास है, मतलब द्वितीय श्रेणी का पद। बहुत बड़ा पद है, जिसका चयन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा कराया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात की शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें आपका जो पीजी है, मतलब आप जो जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। और पीजी होने की एक शर्त रखी गई है, द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए। देखिए, इस विषय को लेकर काफी न्यायालयीन प्रकरण हुए पिछली वर्ग एक की भर्ती में। चूंकि यूनिवर्सिटीज अलग अलग अपने अकॉर्डिंग सेकेंड और थर्ड डिवीजन का क्राइटेरिया रखती है। कई यूनिवर्सिटी 48% में सेकेंड डिवीजन देती है, लेकिन कई यूनिवर्सिटी 46% पे देती है। तो कुछ ऐसे लोग जिनका 48 होने के बाद भी वो थर्ड डिवीजन में है और 46% होने वाले भी सेकेंड डिवीजन में है। तो इन सब चीजों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया था। तो उसके बाद कोर्ट से एक मतलब स्पष्टीकरण कोर्ट ने मांगा था विभाग से कि आप पहले तय करें कि क्या प्रतिशत में इसको तय करने का करें। अभी उस पर फाइनल डिसीजन आना बाकी है। जो भी उसमें अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो ये जो नियम है, इसमें अगली बार हमें थोड़ा देखने को मिल सकता है कि एक प्रतिशत का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए। तो सबसे पहली जो वांछित योग्यताएं हैं, उसमें जो शैक्षणिक अर्हता है, उसमें आपको सेकेंड डिवीजन में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होना चाहिए, बीएड या उसके समकक्ष आपके पास होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ संस्कृत वाला। संस्कृत के लिए एक अलग से जो कोर्स है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रूल बुक में दिया गया है। तो जो भी संस्कृत से संबंधित हमारे अभ्यर्थी हैं, वो इसे ध्यान रखेंगे कि जो संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। मतलब ये जो आपकी सेकेंड डिवीजन में आचार्य वाली उपाधि है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक एक करके हम सारी चीजें जानेंगे। एक एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम समझेंगे बारीकी से। अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसमें आप जिस भी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे जो पात्रता परीक्षा है, उसको पात्रता परीक्षा में आप पात्र तब होंगे जब आप 50% या 60% अंक हासिल करते हैं। अब हम समझते हैं 60% किन के लिए और 50% किन के लिए। तो एसटी, एससी और ओबीसी और जो दिव्यांगजन है और ईडब्ल्यूएस वाले वर्ग है, उन्हें पात्रता परीक्षा में 50% अंक लाने अनिवार्य होंगे, तभी वो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण माने जाएंगे, मतलब कि वो पात्र होंगे मुख्य चयन परीक्षा देने के लिए। और साथ में जो यूआर कैटेगरी से होंगे, उन्हें 60% अंक लाने होंगे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, वर्ग एक जो 2023 में पात्रता परीक्षा हुई थी, उस समय ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन इस बार वर्ग दो के टाइम से एक नया रूल ऐड किया गया है विभाग के द्वारा कि यदि आप किसी भी कैटेगरी के हैं और आपने एक बार उसका लाभ ले लिया है, तो आपको दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर सरल शब्दों में बोलें तो अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट हैं आप, तो आपको अगर मुख्य परीक्षा में, चयन परीक्षा में आपको यूआर की सीटों में एलिजिबल होना है, तो आपको पात्रता परीक्षा में भी यूआर
की जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन परसेंट है अंक लाने के 60% वो लाने होंगे। मतलब हमारा जो 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर के पेपर में हमें लाना होगा 60% अंक यानी कि 90 अंक। तो ये 90 अंक वाला जो क्राइटेरिया अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है इस समय, वर्ग 2 के रिगार्डिंग बहुत इस पे बातें हो रही है, इस पे कोर्ट केस भी लगा हुआ है। तो लेकिन देखिए कोर्ट केस लगा है लेकिन नियम अब विभाग के द्वारा दिया गया है। तो हमारी जो अपकमिंग वैकेंसी है या पात्रता परीक्षा है वर्ग 1 की, उसमें भी ये जरूर इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, जो भी मतलब कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी है, अगर वो रिजर्व कैटेगरी में आती है तो उन्हें क्वालिफिकेशन के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे। लेकिन यदि मुख्य चयन परीक्षा में या जिस पद में आप सेलेक्ट होने वाले हैं उसमें अगर आपको यूआर की सीट लेनी है तो आपको 60% अंक लाने होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। हर कैंडिडेट का एम होना चाहिए, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से हो, कि उसके 100+ ही नंबर आए। 90 तो आप मान के चलिए कि 60% होगा ही, और रिजर्व कैटेगरी में तो 75 अंक भी लाने पे आप एलिजिबल हो जाएंगे यूआर कैटेगरी को छोड़कर। लेकिन बाद में जो दिक्कतें होंगी उसके लिए आपको यहाँ पे 90 अंक लाना चाहिए। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मूल निवासी वाला जो सिस्टम दिया है हमको, ज्यादा बहुत देखिए 64 पेज की रूल बुक है, एक एक चीजें तो हम नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात की जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट वाली, या आप अगर आपका कंप्लीट मांगता है, या आप अगर फाइनल ईयर में है या सेकेंड ईयर में है तो आप इलिजिबल हैं। हम इस पे भी बात करने वाले हैं। तो पिछली बार तक के रूल बुक में और ग्रेड 2 की भी जो रूल बुक थी उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था कि आपको आप जिस मतलब स्नातक या स्नातकोत्तर में, मतलब यूजी या पीजी में, यदि आप फाइनल ईयर में अपीयर हैं, इन द सेंस कि आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है, तो आप इलिजिबल हैं, आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये रूल था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वर्ग 3 के रूल बुक में ये देखने को मिला है कि वहां पे जो दस्तावेज पूर्ण किया, अंकसूची कंप्लीट की, जो डेट मानी गई है या रखी गई है, वो मुख्य चयन परीक्षा के फॉर्म भरने के अंतिम दिनांक को रखा गया है। तो इसमें लेकर अभी थोड़ा सा डाउट वाली स्थिति है। लेकिन पात्रता परीक्षा की जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की रूल बुक थी उसमें 100% क्लियरली मेंशन है कि आपको फाइनल ईयर में अपीयर होना अनिवार्य है। तो यदि आप फाइनल ईयर में हैं या पात्रता परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक आप अपीयर हो जाते हैं फाइनल ईयर में, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम आगे बात करते हैं, अगले नियम की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको एक एक चीजें समझनी है। थोड़ा सा योग्यता को लेके हमने समझ ली, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। थोड़ा सा एज को लेकर भी बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल होते हैं। तो देखिए जिस साल भी आपकी पात्रता परीक्षा होती है तो उस साल की 1 तारीख, मतलब 1 जनवरी, उसी वर्ष की 1 जनवरी को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। मतलब अगर 21 वर्ष पूर्ण नहीं होती है तो आप इलिजिबल नहीं होंगे। तो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा जो तैयारी करना चाहते हैं या एलिजिबल हैं तो वो 21 वर्ष की आयु तो पूर्ण ही कर चुके होंगे। ये ज्यादा मायने रखता है। वर्ग 3 की एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये इशू आता है। और अधिकतम जो एज है यूआर के लिए तो 40 ईयर है, ठीक है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उन्हें 5 साल की अलग अलग छूट है। और साथ में जो अतिथि शिक्षक हैं, अगर आपके पास वैलिड अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र है तो आपको अतिरिक्त 9 साल की छूट मिलती है। तो अब आगे हम बात करते हैं, एक एक करके हम सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके हम पहले चरण में हैं, इसके बाद दूसरा चरण होगा मुख्य परीक्षा के रूप में। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक है और इसका जो न्यूनतम वेतन है वो 36,200 रुपए प्लस महंगाई भत्ता, मतलब इसका जो बेसिक पे है वो 36,200 है। मतलब एक अच्छी खासी सैलरी वाला जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है और रेपुटेटेड जॉब है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ये सबसे बड़ा पद है। तो अब हम आगे बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे काम की चीजें ही आपके लिए ली हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पेपर है, जो हमारा
वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा है वो उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो इसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार है, इसमें 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा जो होगी वो 2.5 घंटे की होगी। मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए एक कॉमन पेपर सभी के लिए एक समान रखा गया है जो 30 नंबर का होने वाला है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र, ये इतने सब्जेक्ट हैं। 8 नंबर का आपका सामान्य हिंदी है, 5 नंबर का आपका सामान्य अंग्रेजी है, 7 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान वाला और शिक्षा शास्त्र आपका 10 नंबर का। ऐसे मिला के आपके 30 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा वो सारे सब्जेक्ट वालों के लिए एक जैसा होगा। अब आगे हम बात करते हैं, अब जो मुख्य विषय है, मतलब आप जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका विषय हिंदी है या अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, गणित है, जो भी विषय आपका है, तो आपका जो मुख्य विषय होगा वो 120 प्रश्न होंगे और 120 अंकों के होंगे। और एक बात, हाँ, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो पात्रता परीक्षा है इसमें किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आपको निगेटिव मार्किंग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, तो आई थिंक 150 नंबर का पेपर, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 30 नंबर का कॉमन पेपर होगा और 120 अंक का आपका मुख्य विषय का पेपर होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं। अब ये जो स्लाइड आपको यहाँ पे दिख रही है, जो पेज आपको दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, इसको लेकर बहुत सारे एक्सपीरियंस में कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो ये अलाइड सब्जेक्ट को लेकर मामला है। देखिए, अलाइड सब्जेक्ट वाला जो मामला है ये उन्हीं पे लागू होता है। मान लीजिए अभी देखिए हम वर्ग 1 की बात कर रहे हैं। वर्ग 1 में मान लीजिए आपने पीजी किया हुआ है, अब आपका मान लीजिए केमिस्ट्री है, ठीक है। मैं बायोलॉजी के भी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। यहाँ सारे सब्जेक्ट की एक बार आप इन तीनों कॉलम को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए आप बायो से 12वीं किए हैं, आपने बीएससी किया है, ठीक है। अब 12वीं बायो से हैं तो आप बायो से ही, यानी कंसर्न सब्जेक्ट से ही आपने यूजी की होगी। अब अगर आपने मान लीजिए एमएससी की है, अब एमएससी में क्या होता है, बायो में आप देखिए, एक ही एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। बायो में क्या होता है कि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, है ना, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह से होता है। तो देखिए जो मुख्य विषय है, मुख्य विषय जैसे मान लीजिए जीव विज्ञान आपके यूजी के उसमें था, वो तो आपको जब काउंट होगा जब आपका पीजी का सिस्टम जमेगा। मतलब पीजी का सिस्टम इन द सेंस ये कि यदि आपने पीजी में बायो से आपका पीजी है और वहां पे जीव विज्ञान न लिखकर आपका बायोटेक्नोलॉजी लिखा है, तो आप एलाइड सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका यूजी में जो सब्जेक्ट है वो जीव विज्ञान होना बहुत जरूरी है, तब आप वर्ग 1 जीव विज्ञान के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहां से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आप इस लाइन को अच्छे से समझेंगे ना तो आपको बहुत नीट एंड क्लियरली समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं काय की, पीजी की। मतलब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा क्या होना जरूरी है, हमारे पास पीजी का डिप्लोमा, मतलब पीजी होना चाहिए हमारी जो जिस भी सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आप गणित मैथमेटिक्स के एस्पिरेंट हैं और आपने व्यवहारिक गणित से पीजी कर रखा है, स्टैटिस्टिक्स नाम से भी आजकल पीजी होता है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स नाम से भी होता है, औद्योगिक गणित यानी कि इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स के नाम से भी होता है और इंजीनियरिंग मैथ के नाम से भी होता है और मैथमेटिकल साइंस के नाम से भी होता है, प्योर मैथमेटिक्स से भी होता है और ऑपरेशन रिसर्च से भी होता है। तो देखिए, यदि आपने इन सब्जेक्ट से किया है तो आपके जो मुख्य विषय है ना यूजी का, उसमें आपका गणित होना जरूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग पिछली भर्ती में इस बात से कंफ्यूजन में रह गए कि हमारा पीजी में जो सब्जेक्ट है वो यूजी में होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका पीजी में मुख्य विषय जीव विज्ञान है या मान लीजिए आपने राजनीति शास्त्र से एमए कर रखा है, तो आपको अलाइड सब्जेक्ट में आप उस नियम में आते ही नहीं है। अब आप राजनीति शास्त्र जो है आपका, उसके अलाइड सब्जेक्ट से पीजी किया है, तभी आप एलाइड सब्जेक्ट के इसमें आते हैं। तो इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर हम इस पे अलग से डिटेल में चर्चा कर लेंगे। अभी काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए, अलाइड सब्जेक्ट का मतलब ही वही है, यहाँ पे सारे अलाइड सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। यदि आपकी ये डिग्री है, आपका पीजी में ये सब्जेक्ट है, तब आपको यहाँ पे यूजी में आपका सब्जेक्ट देखा जाएगा। तब अगर मान लीजिए आप रसायन से फॉर्म भर रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथ से, आपका जो भी ग्रेड 1 का सब्जेक्ट है, तो यदि आपने इस वाले कॉलम में से, जो बीच वाला आपका कॉलम है,
अगर इस वाले कॉलम में से आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आपके लिए जरूरी है इधर फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा है वो यूजी में होना, मतलब आपके ग्रेजुएशन में होना। आई थिंक मैं समझ पा रहा हूं कि आपको इसको लेकर अभी कोई डाउट फिलहाल नहीं होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मैसेज भी आते हैं। हमारा ग्रेड 1 की तैयारी को लेकर स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रुप भी है। वहाँ बहुत सारे लोगों को हम फ्री में नोट्स देते हैं, फ्री में सारी एजुकेशनल मतलब स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत सारे लोगों का उसमें सवाल होता है कि मेरा एमए है इंग्लिश से और मैंने बीएससी कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पाए होंगे, यहाँ तो अलाइड सब्जेक्ट से देखिए, हाँ इससे इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। चलिए 1-2 मिनट अगर ज्यादा भी लग जाएगा तो मैं समझता हूं कि यदि आप समझ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। आप इससे समझिए कि देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश है, अब यहाँ पे उसने यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट क्यों नहीं दिया, आप इस बात को समझिए। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है यहाँ पे इसलिए नहीं दिया। आप मुझे बताइए इंग्लिश लिटरेचर में क्या अन्य नाम से एमए होता है? आप पूरे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आप देखिए कि अभी एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए कोई सब्स्टिट्यूशनल कोर्स नहीं आया है। मतलब ऐसे नहीं कि आपको लाइट इंग्लिश और इलेक्टिव इंग्लिश जैसे कि सीबीएसई में और स्कूलों में होता है ना, आपका एलाइड मैथ मतलब इम्प्लाइड मैथ्स होता है, स्पेशल मैथ्स होता है, बेसिक मैथ्स होता है। तो उस तरह से यहाँ पे अभी एमए इंग्लिश लिटरेचर का कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट अलाइड सब्जेक्ट नहीं बना है। तो बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश इसके दायरे में नहीं आता। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि जो केवीएस और एनवीएस में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं कि आपका पीजी में जो सब्जेक्ट है वो यूजी में होना चाहिए। तो वो अगर लागू एमपी सरकार करती है तो वो अलग चीज है, लेकिन ये जो अलाइड सब्जेक्ट वाला मामला है इसमें तो आपके पीजी का सब्जेक्ट यूजी में होना तभी देखा जाएगा जब आप मुख्य विषय जो वर्ग 1 के यहाँ पे जो 16 विषय हैं, ये लास्ट में उर्दू है, स्टार्टिंग में मैथ्स दिया था, वहां से लेके उर्दू तक यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से एमए किया है या एमएससी किया है, मतलब आपका स्नातकोत्तर है, तो आपको यूजी में कोई सब्जेक्ट नहीं देखा जाएगा। लेकिन यदि आपने इस कॉलम वाले कोई भी कोर्स जिसका नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, अगर आपने इन सब्जेक्ट से या इस नाम से पीजी कर रखा है तो फिर आपको इधर वाले कॉलम में जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके स्नातक में होना जरूरी है। आई थिंक अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करने वाले हैं। हम बात करते हैं क्या दिसंबर में पात्रता परीक्षा होगी। तो अब यहाँ पे दिसंबर का जो सेनेरियो है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दिसंबर में एग्जाम होने का जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें कुछ संशोधन हुआ है। कोई भी एग्जाम हो, आप वर्ग 2 चयन परीक्षा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। 23 में पात्रता परीक्षा हुई थी, 3 महीने में मुख्य परीक्षा यानी कि चयन परीक्षा होना था, लेकिन उसमें भी 2 साल का टाइम लगा। तो 2, 4, 6 महीने एग्जाम का आगे होना एक कॉमन सी बात है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए जब अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि प्रमोशन में भी आपको प्रमोशन तभी होगा जब आप टेट आपके पास टेट क्लियर होगा। मतलब अगर कोई माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक में प्रमोट हो रहा है तो उसे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो इस बात से भी इस अंदाजा लगाया जा सकता है, ये अच्छी सकारात्मक बात निकल कर आई है कि अब तो विभाग में जो कर्मचारी पहले से हैं हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स लोग, उन्हें भी प्रमोशन यदि लेना है तो उन्हें टेट पास करना होगा। इसका मतलब तो सीधा है कि अब ये संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में हर साल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब दिसंबर की जो एग्जाम है वो 2-3 महीने डिले होगी, यानी कि 26 में होगी। और आप एक बात हमेशा याद रखें कि जो पात्रता परीक्षा है मध्य प्रदेश में वर्ग 1, 2, 3 की, इनका जो सिलेबस है वो लगभग फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। जब पात्रता परीक्षा जो होती है इसे आयोजन करने के लिए एमपीईएसबी को बहुत लंबा समय नहीं लगता और इसमें ज्यादा सोच विचार नहीं किया जाता, क्योंकि इससे चयन नहीं होता, ये एक पात्रता परीक्षा है। तो सडनली नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर हम पीछे हो जाएंगे। इसीलिए हमें इधर उधर की बातों को ध्यान नहीं देना है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपरली
तैयार करते हुए हमको आगे बढ़ना है, नेक्स्ट लेवल पे हमको लेके जाना है। देखिए बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे एलिजिबल होते हैं, कई नहीं होते हैं, कई क्वालिफाई कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस उसके लिए मायने नहीं रखती। यदि आप एलिजिबल हैं, आपकी योग्यता है, मतलब आपकी शैक्षणिक अर्हताएं हैं, तो आप अगर रेगुलर बेसिस से तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बाकी जो चीजें हैं वो कुछ मायने नहीं रखती कि एग्जाम 2, 4, 6 महीने आगे पीछे होगा। तैयारी करते रहिए, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और हाँ, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा में जो कॉमन पेपर है 30 नंबर का, वो बहुत मायने रखता है, तो कॉमन पेपर की भी आप तैयारी करते रहें। अब मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जितनी बातें मैंने बताई है, जितना मुझसे हो पाया है, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उन पे भी बात करूंगा। एक छोटी सी आधे मिनट की बात कर लेते हैं डबल डिग्री वाले को लेकर। उसके लिए भी अलग से कोई जानकारी आपको लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपने एक रेगुलर और एक प्राइवेट कर रखा है, यानी कि एक रेगुलर एक प्राइवेट है या एक रेगुलर एक डिस्टेंस है, तो आप एलिजिबल हैं। और देखिए अभी तो नए कोर्स में लॉन्च कर दिया गया है कि एक साथ आप 2 रेगुलर कोर्स भी कर सकते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में तो ये सारी चीजें काउंट होने लायक भी नहीं रहेंगी। तो यदि आप एक रेगुलर डिग्री है और एक प्राइवेट डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, यदि आप इंग्लिश से सिर्फ एमए किए हुए हैं और बीएससी है आपका, या अन्य कोई दूसरा सब्जेक्ट है यूजी में, तो आप बिल्कुल पात्र हैं। आपको इधर उधर भटकने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उर्दू और इंग्लिश के लिए तो डायरेक्टली है, उसमें तो अगर आपने एमए कर रखा है तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि उसका आपको यहाँ अलाइड सब्जेक्ट का मामला है। देखिए किसी का यूजी का सब्जेक्ट देखा ही नहीं जाता, खासकर यदि आपने अलाइड सब्जेक्ट से पीजी किया तभी देखा जाएगा, अदरवाइज नहीं देखा जाएगा। तो ये था हमारा ग्रेड 1 पात्रता परीक्षा को लेकर जितनी भी बातें थी हमने ये की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि हमारा एनालिसिस, हमारी जो बातें हैं या हमने जो चीजें जानकारी आपसे शेयर की है वो आपको अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।